मेरा नाम फिरिकियो लैम्बोर्गिनी है और मैं ही वो पर्सन हूँ जिसने लैम्बोर्गिनी स्पोर्ट्स कार कंपनी की शुरुआत की। ये सब तब शुरू हुआ जब एक पर्सन ने मुझे इगोइस्टिक टोन में ये कहा कि आप बस एक आम से फार्मर हो, इसके अलावा आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। इसी चीज़ को रॉन्ग प्रूफ करते हुए मैंने इस कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट कर दी। आज मैं मेरी सक्सेस स्टोरी के बारे में आपको इसलिए बताने वाला हूँ कि शायद आप भी इसमें से कुछ चीज़ें सीख पाओ जिसे आप अपने बिजनेस और लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा जन्म 1916 में इटली में रेनोजो विलेज में हुआ था। मेरे पेरेंट्स सिंपल से फार्मर्स थे जो कि चाहते थे कि मैं भी फार्मिंग में आगे बढ़ूं, बट बजाय इसके मैं फार्मर्स के ट्रैक्टर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया करता था क्योंकि मुझे टेक्निकल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी। इसी कारण से नेचुरली मैंने जो अपना एजुकेशन है वो फ्रेटेलिया टेडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट से पूरा किया। इसके बाद मैं आयरन्स की चीज़ें सीखना चाहता था, इसलिए मैंने मास्टर ब्लैक स्मिथ से बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि आयरन टेक्निक और वेल्डिंग टेक्निक। ये चीज़ें आगे जाके मेरे काम आने वाले थी। फिर मैंने जॉब के लिए कैविलियर रिगिंग फैक्ट्री में अप्लाई कर दिया जो कि इटालियन आर्मी के व्हीकल्स मेंटेन किया करती थी, और यहाँ पे मैंने अच्छा अनुभव लेके जैसे मैं 18 साल का हुआ मैंने यहाँ से काम छोड़ दिया और दोबारा से रेनेजो अपने होम टाउन चले गया। वहाँ पे मेरे बचपन के दोस्त मैरिनो फिलिपिनी के साथ अपना वर्कशॉप एस्टेब्लिश कर दिया, जहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और रॉयल इटालियन एयरफोर्स ने हमें लगा दिया मैकेनिक के काम पे गैरिसन रोडस आइलैंड ग्रीस में। 3 साल बाद जो है इटालियन आर्मी ने सरेंडर कर दिया जर्मन फोर्स के सामने, और वहाँ से जर्मनी ने हमें खदेड़ना शुरू कर दिया गैरिसन आइलैंड से। बट तो भी मैं वहाँ पे टिका रहा और 2 साल तक वर्कशॉप पे काम करता रहा। उसके बाद अलाइड फोर्सेस वहाँ पे आ गई और हमें सबको बंदी बना के गैरिसन आइलैंड पे ही रख दिया। इसके बाद उनके फोर्सेस ने ये डिस्कवर किया कि मेरे में टेक्निकल नॉलेज अच्छा था, इसी कारण से उन्होंने अपने व्हीकल संभालने का काम मुझे दे दिया। 1 साल बाद उन्होंने मुझे रिहा कर दिया 1946 में। बट इसके कुछ टाइम बाद मैंने ज़िंदगी का सबसे बुरा टाइम देखा जब मेरी बिलवर्ड वाइफ प्रेगनेंसी के दौरान गुजर गई। बट लकीली जो मेरा इकलौता बेटा था टोनिनो, वो बच गया। इस पेन को ओवरकम करने के लिए मैंने अपना पूरा ध्यान अपने काम की तरफ दिया जो कि व्हीकल फिक्सिंग का था। उसी टाइम पे मेरे पिताजी को अर्जेंटली ट्रैक्टर की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उनको ट्रैक्टर मुहैया कराया। उसी दौरान मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जो इटली का फार्मिंग सेक्टर था उसमें ट्रैक्टर की बहुत ज़्यादा डिमांड थी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, इसलिए हाथों हाथ ही मैंने लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स कंपनी खोल दी। इसमें जो थे हम मिलिट्री से चीप इक्विपमेंट्स खरीदते थे लेफ़्ट ओवर, और उससे हम ट्रैक्टर्स बनाया करते थे। हमारे ट्रैक्टर्स पेट्रोल के बजाय चीप डीजल पे चला करते थे, इसलिए हमारे ट्रैक्टर्स अफोर्डेबल और इनोवेटिव भी थे। इसी कारण से हमारे ट्रैक्टर तेज़ी से लोकप्रिय हुए और हमारी कंपनी कुछ सबसे बड़ी कंपनी में शुमार हो गई इटली में। इसके बाद हमने बहुत बड़ा सक्सेस देखा हमारे लाइफ में क्योंकि हमारी कंपनी बहुत सक्सेसफुल हो गई थी। मैंने अपने पर्सनल कार कलेक्शन में फरारी, मज़राटीज़, मर्सिडीज़ और जैगवार्स को रखा। उस टाइम पे मेरे पास एक फरारी 250 GT कार थी, पर इससे मैं पूरे तरीके से खुश नहीं था क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रहा था और इसके क्लच और ब्रेक में प्रॉब्लम थी। इस चीज़ को देखने के लिए मैंने ये कार मैकेनिक के पास लेके गया। वहाँ पे मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो क्लच थे वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थे मेरे लैम्बोर्गिनी के ट्रैक्टर के क्लचेस थे। बट यहाँ पर और भी ज़्यादा निराश मुझे तब हुई जब मैंने देखा कि जो फरारी थे वो क्लचेस के 1000 यूरोस चार्ज कर रहे थे और हमारे जो क्लचेस थे लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स के वो खाली 10 यूरोस के थे। इसी कारण से मैं चाहता था कि फरारी के ओनर से मिल। कुछ टाइम में मैं एंजो फरारी से मिल पाया और मैंने उनसे कहा कि कितने सारे टेक्निकल डिफेक्ट्स थे उनके कार के अंदर, पर बजाय मेरे बात को सुनने के उन्होंने उल्टा मुझसे ये कहा कि आप बस एक आम से ट्रैक्टर ड्राइवर हो, एक फार्मर हो, आपको हमारे वर्ल्ड क्लास कार के बारे में कुछ भी पता नहीं है, आपको कोई भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, बजाय इसके आप अपने काम से काम रखो। जैसे ही मैंने ये बात सुनी मुझे गुस्सा आया और मैंने तय किया कि मैं अब एंजो फरारी को बताऊंगा कि कैसे एक स्पोर्ट्स कार कंपनी को होना चाहिए और कैसे एक कार को प्रोड्यूस किया जाता है। इसी कारण से मैंने अपनी लैम्बोर्गिनी स्पोर्ट्स कार ऑटोमोबाइल्स को शुरू कर दिया और मैंने 3 एक्स एम्प्लॉयज़ जो कि फरारी के थे उनको हायर कर लिया। बस 9 मंथ्स के अंदर ही हमने 350 GT लैम्बोर्गिनी कार को प्रोड्यूस कर लिया था। ये एक टेक्निकल मास्टरपीस थी। इसमें V12 इंजन था, 5 स्पीड ट्रांसमिशन, 4 व्हील डिस्क ब्रेक्स थी। ये उस दौरान की सबसे उम्दा कार थी। जैसे ही हमने टूरेन मोटर शो में इसे लॉन्च किया बहुत सारे लोगों को ये कार पसंद आई और इवन क्रिटिक्स ने इस कार की जम के तारीफ़ की। इस
लिहाज से मैंने इन्जो को रॉन्ग प्रूफ कर दिया और मैंने दिखा दिया कि मेरे में भी टेक्निकल नॉलेज है और मैं भी एक उम्दा कार प्रोड्यूस कर सकता हूँ। आगे जाके हमारी कंपनी के लिए सबसे बेहतरीन टाइम शुरू होने वाला था। 1966 में हमने 400 GT और द मियोरा P400 डेवलप की थी। ये कार आगे जाके बहुत सक्सेसफुल साबित हुई। खासकर द मियोरा P400 स्ट्रीट रेसिंग कार थी जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। दुनिया भर में P400 के बारे में चर्चा हो रही थी और लोग इसके मिसालें दे रहे थे। इसके बाद तो हमने सक्सेसफुल कार्स की लाइन लगा दी थी, जैसे कि द जरेमा, स्लैरो, स्पैडा, द काउंटेच एंड द यूरेका। ये सब उम्दा क्वालिटीज़ के कार थे जिसमें कि हर एक पार्ट हम खुद प्रोड्यूस करते थे और खुद ही असेंबल किया करते थे। हम किस में भी निर्भर नहीं थे। द काउंटेच कार उस दौरान हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा चर्चा की हुई कार थी। बट अनफॉर्चुनेटली आगे जाके हमारा सबसे बुरा टाइम शुरू होने वाला था जब बॉलीवुड के साथ हमारा 5000 ट्रैक्टर्स का कॉन्ट्रैक्ट अचानक से कैंसिल हो गया था। इसका बहुत बड़ा और ड्रामेटिक इफेक्ट हमारी कंपनी पे पड़ा। इस लॉस को फेस करने के लिए मैंने अपने द लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर की कंपनी बेच दी और 51% ऑटोमोबाइल लैम्बोर्गिनी के शेयर्स भी बेच दिए। इसके बाद स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया और ड्रामेटिकली जो ऑयल प्राइस थे वो बढ़ गए थे। नेचुरली ऑयल प्राइस के बढ़ने से जो कार सेल थे वो कम हो गए और इसका भी इम्पैक्ट मुझे फेस करना पड़ रहा था। बट इतने सारे मुश्किलें देख के मैंने डिसाइड किया कि मैं रिटायर अर्ली करूँगा। 1974 में मैंने अपनी जो 49% मेरे पास शेयर्स बाकी थे लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल्स के वो बेच दिए और मैं रिटायर हो गया। इसके बाद जो नए ओनर्स थे ऑटोमोबाइल लैम्बोर्गिनी कंपनी के, उन्होंने बहुत कोशिश की इस कंपनी को सक्सेस करने के लिए, बट आखिरकार ये कंपनी फेलियर ही साबित हुई। उसके बाद फोर्सफुली उन्होंने इस कंपनी को लिक्विडिफाई कर दिया और 1981 में इटालियन गवर्नमेंट ने इसे $3 मिलियन में 2 फ्रेंच भाइयों को बेच दिया। इन्होंने नए इंजीनियर्स हाई किए और फैसिलिटीज़ बढ़ाई, बट तो भी ये कार कंपनी लैम्बोर्गिनी फेलियर ही साबित हो रही थी। इसलिए उन्होंने भी ये कंपनी चेस्लर्स को बेच दी। चेस्लर्स ने यहाँ पे एक नया आइडिया लगाया और ये कार जो थे USA में इंपोर्ट करवाई, बट ये भी आइडिया कुछ अच्छे से काम नहीं कर पाया था। चेस्लर्स ने भी फिर आगे जाके ये कंपनी इंडोनेशियन फर्म सेडको ग्रुप को बेच दी। सेडको ग्रुप ने अच्छे सेल्स तो देखे, बट जो एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस थी उसे ये कंपनी फेस नहीं कर पा रही थी। इसलिए आखिरकार ये कंपनी ऑडी ने खरीद ली। ऑडी ने फिर इसके प्रोसेसिंग पे ध्यान दिया और प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़ाई। 21st सेंचुरी में मार्केट में अपनी जगह बनाना आसान नहीं था, बट तो भी ऑडी ने अच्छा खासा मार्केट में सेल्स देखा। हरिकेन, गैलाडो और यूरेसस जैसे कार्स को लॉन्च करने के बाद लैम्बोर्गिनी ने बहुत बड़ा सक्सेस अपने लाइफ टाइम में देखा। ये सक्सेस बहुत अच्छा साबित हुआ और आज लैम्बोर्गिनी एक वेल एस्टेब्लिश स्पोर्ट्स कार कंपनी बन चुकी है। आज लैम्बोर्गिनी कंपनी का वर्थ $11 बिलियन है और 2021 में लैम्बोर्गिनी ने रिकॉर्ड सेल्स देखे, जिसमें 8,405 कार्स लैम्बोर्गिनी के सेल्स हुए दुनिया भर में। 2021 में रेवेन्यू लैम्बोर्गिनी का 1.95 बिलियन यूरोस तक जा पहुंचा था। आज लैम्बोर्गिनी के कार्स सबसे बेस्ट कार्स और प्रीमियम कार माने जाते हैं दुनिया भर में। ये थी लैम्बोर्गिनी की स्टोरी। आई होप इस वीडियो में से आप कुछ सीख पाओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।